सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज हम डायरी का एक पन्ना पृष्ठ संख्या 71 का आखिरी अनुच्छेद से आरंभ करेंगे। इससे पहले हमने यह जाना कि कैसे कलकत्ता शहर में जगह जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे और स्वतंत्रता का जश्न मना रहे। सुभाष बाबू अपने जुलूस को लेकर जैसे ही मैदान के बाहर तक पहुंचते हैं, पुलिस उन पर लाठियां बरसाना शुरू कर देती है, जिसके कारण जो जुलूस है वह बिखर जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। यह सब तो अपनी सुनी हुई लिख रहे हैं, पर सुभाष बाबू का और अपना विशेष फासला नहीं था। सुभाष बाबू बड़े जोर से वंदे मातरम बोलते थे, यह अपनी आंख से देखा। पुलिस भयानक रूप से लाठियां चला रही थी। क्षितिज चटर्जी का फटा हुआ सिर देखकर तथा उसका बहता हुआ खून देखकर आंख मिच जाती थी। इधर यह हालत हो रही थी कि उधर स्त्रियां मॉन्यूमेंट्स की सीढ़ियों पर चढ़ झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। स्त्रियां बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। प्रायः सबके पास झंडा था। जो वॉलंटियर थे वे अपने स्थान से लाठियां पड़ने पर भी हटते नहीं थे। यहाँ सीताराम जी यह कहना चाहते हैं कि अब तक जो भी उन्होंने इस डायरी के पन्ने में लिखा है वह सब सुना सुनाया लिखा है। वह ये भी लिख रहे हैं कि सुभाष बाबू और उनके बीच में ज़्यादा दूरी नहीं थी। उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे सुभाष बाबू बहुत ज़ोर से वंदे मातरम बोल रहे थे, और पुलिस का भयानक रूप भी उन्होंने देखा कि कैसे पुलिस बहुत भयानक रूप से लाठियाँ चला रही थी, अर्थात उनके रास्ते में जो आता उनके ऊपर लाठियाँ बरसाती। वो ये नहीं देखते कि बच्चे हैं कि बूढ़े हैं कि औरतें हैं, जिस कारण क्षितिज चटर्जी का सर फट जाता है और वहाँ से बहुत खून बहने लगता है। इतना खून बहता है कि लेखक से उनका सर देखा नहीं जाता, और जैसे ही वो देखते हैं आँख अपने आप बंद हो जाती है। सीताराम जी ये भी लिख रहे हैं कि इधर ऐसी हालत थी और दूसरी ओर जो स्त्रियाँ थी वह मॉन्यूमेंट्स की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और घोषणा पढ़ रही थी। वे बहुत बड़ी संख्या में पहुंच गई थी। लगभग सभी के पास झंडा था, और जो वॉलेंटियर थे उनके ऊपर तो लाठियां पड़ने से भी वे अपनी जगह से हटते नहीं थे, हिलते नहीं थे। उनके अंदर जो जोश था वह देखते ही बन रहा था। अगला अनुच्छेद। सुभाष बाबू को पकड़ लिया गया और गाड़ी में बैठाकर लाल बाजार लॉकअप में भेज दिया गया। कुछ देर बाद ही स्त्रियां जुलूस बनाकर वहां से चली। साथ में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हो गई। बीच में पुलिस कुछ ठंडी पड़ी थी। उसने फिर डंडे चलाने शुरू कर दिए। अब की बार भीड़ ज़्यादा होने के कारण बहुत आदमी घायल हुए। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस टूट गया और करीब 50-60 स्त्रियां वही मोड़ पर बैठ गई। पुलिस ने उनको पकड़कर लाल बाजार भेज दिया। स्त्रियों का एक भाग आगे बढ़ा, जिसका नेतृत्व विमल प्रतिभा कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका गया और वे वही मोड़ पर बैठ गई। आसपास बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठी हो गई, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठियां चलाती थी। सीताराम जी आगे लिखते हैं कि इसके बाद सुभाष बाबू को पुलिस पकड़ लेती है और उनको गाड़ी में बैठाकर जो लाल बाजार का जो लॉकअप है वहाँ पर भेज देती है। इसके कुछ ही देर बाद जो स्त्रियाँ गई थी वो अपना जुलूस बनाकर वहाँ से चल दी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ थी, उनके साथ बहुत सारे लोग थे। बीच में पुलिस थोड़ी सी नरम पड़ गई थी, शायद मार मार कर लोगों को थक गई थी। उसने फिर थोड़ा सा डंडा चलाना शुरू किया। इस बार भीड़ ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। धर्मतल्ला जो एक मोड़ है वहाँ पर आकर ही जो जुलूस है वो टूट जाता है। करीब 50 से 60 जो स्त्रियाँ हैं, महिलाएँ हैं, वही मोड़ पर बैठ जाती है। पुलिस उनको पकड़कर भी लाल बाजार लॉकअप में भेज देती है। स्त्रियों का एक दूसरा भाग वहाँ से आगे बढ़ता है, जिसका जो नेतृत्व है, जिसकी जो कमान है वो विमल प्रतिभा के हाथ में है। वो इसका अगुवाई कर रही थी। उनको बहु बाजार के मोड़ पर रोका जाता है और वहीं पर वो लोग बैठ जाती है। इसके आसपास भी बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो जाती है, जिस पर पुलिस बीच बीच में लाठी चलाती हुई दिख रही थी। अगला अनुच्छेद। इस प्रकार करीब पौन घंटे के बाद पुलिस की लॉरी आई और उनको लाल बाजार ले जाया गया। और भी कई आदमियों को पकड़ा गया।
बृजलाल गोयनका जो कई दिन से अपने साथ काम कर रहा था और दमदम जेल में भी अपने साथ था, पकड़ा गया। पहले तो वह झंडा लेकर वंदे मातरम बोलता हुआ मॉन्यूमेंट की ओर इतने जोर से दौड़ा कि अपने आप ही गिर पड़ा और उसे एक अंग्रेजी घुड़सवार ने लाठी मारी, फिर पकड़कर कुछ दूर ले जाने के बाद छोड़ दिया। इस पर वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो गया और वहाँ पर भी उसको छोड़ दिया। तब वह 200 आदमियों का जुलूस बनाकर लाल बाजार गया और वहाँ पर गिरफ्तार हो गया। मदालसा भी पकड़ी गई थी। उससे मालूम हुआ कि उसको थाने में भी मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियां पकड़ी गई थी। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया गया। कलकत्ता में आज तक इतनी स्त्रियां एक साथ गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब 8 बजे खादी भंडार आए तो कांग्रेस ऑफिस से फ़ोन आया कि यहाँ बहुत आदमी चोट खाकर आए हैं और कई की हालत संगीन है, उनके लिए गाड़ी चाहिए। जानकी देवी के साथ वहाँ गए। बहुत लोगों को चोट लगी हुई थी। डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख तथा फ़ोटो उतरवा रहे थे। उस समय तक 67 आदमी वहाँ आ चुके थे। बाद में तो 103 तक आ पहुँचे। लेखक आगे कह रहे हैं कि जब स्त्रियों का जो झुंड है वो वहीं पर बैठ जाता है, मोड़ पर बैठ जाता है, तब उनके ऊपर पुलिस बीच बीच में लाठियाँ चला रही होती है। इसके ठीक पौन घंटे अर्थात 45 मिनट के बाद एक लॉरी आती है जिनमें उनको बैठाकर लाल बाजार ले जाया जाता है और भी कई आदमियों को अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया है। इसमें बृजलाल गोयनका को भी पकड़ा गया था जो लेखक के साथ दमदम जेल में भी था। बृजलाल गोयनका पहले झंडा लेकर वंदे मातरम बोलते हुए मॉन्यूमेंट की ओर इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं कि अपने आप ही गिर जाते हैं। इस पर एक अंग्रेज घुड़सवार उनको लाठी से मारता है और घसीटता हुआ कुछ देर ले जाकर उनको छोड़ देता है। इसके बाद जो गोयनका है वह स्त्रियों के जुलूस में शामिल हो जाते हैं और वहाँ से वे 200 आदमियों को जुलूस बनाकर लाल बाजार जाते हैं और वहाँ पर खुद को गिरफ्तार करवा देते हैं। इसमें मदालसा भी पकड़ी जाती है। मदालसा से लेखक को मालूम होता है कि उनको थाने पर भी मारा गया था और कुल मिलाकर 105 स्त्रियों को पुलिस ने पकड़ कर रखा था। बाद में रात को 9 बजे सबको छोड़ दिया जाता है। कलकत्ता में इसके पहले कभी भी एक साथ इतनी स्त्रियां गिरफ्तार नहीं की गई थी। करीब रात 8 बजे खादी भंडार से कांग्रेस ऑफिस का फ़ोन आता है कि उनके यहाँ बहुत सारे लोग चोट खाकर आए हैं और बहुतों की जो हालत है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही संगीन है, इसलिए उनके लिए गाड़ी चाहिए। अर्थात जो लोग प्रदर्शन में भाग लिए थे उन पर पुलिस ने लाठियाँ बरसाई थी, जिसके कारण वे चोटिल हो गए थे और वे खादी भंडार वापस चले गए थे। इसके बाद लेखक जानकी देवी के साथ वहाँ पर जाता है और देखता है कि बहुत सारे लोगों को चोट लगी है और डॉक्टर दासगुप्ता उनकी देखरेख कर रहे हैं और फ़ोटो भी खिंचवा रहे हैं। उस समय तक लोगों की संख्या 67 थी। बाद में यह संख्या पहुंचकर 103 तक हो जाती है। अगला अनुच्छेद। अस्पताल गए लोगों को देखने से मालूम हुआ कि 160 आदमी तो अस्पतालों में पहुंचे और जो लोग घरों में चले गए वे अलग है। इस प्रकार 200 घायल जरूर हुए हैं। पकड़े गए आदमियों की संख्या का पता नहीं चला, पर लाल बाजार के लॉकअप में स्त्रियों की संख्या 105 थी। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व हुआ है। बंगाल के नाम पर या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया और लोग सोचने लग गए कि यहाँ भी बहुत सा काम हो सकता है। लेखक जब अस्पताल जाता है तो उसे पता चलता है कि 160 आदमी अस्पताल पहुँचे थे घायल होने के बाद, और जो घायल नहीं हुए थे वे अपने गंभीर रूप से जो घायल नहीं हुए थे वे अपने घर को चले गए, वे अलग थे। इस प्रकार से लेखक का जो अंदाज़ा है, जो अनुमान है, वो लगभग 200 घायल का है। पकड़े गए जो आदमी है उनकी संख्या का अभी तक पता ना चला, परंतु उनको इतना पता है कि जो स्त्रियां थी उनकी संख्या 105 थी। लेखक आगे यह भी लिखता है कि आज जो कुछ कलकत्ता में हुआ
वो आज के पहले कभी नहीं हुआ था। आज हम सबको यह सोचने पर मजबूर कर दिया गया है कि हम ये सोचते थे कि कलकत्ता में कुछ हो नहीं सकता, परंतु यहाँ पर भी बहुत कुछ होने को हो सकता है। अगर सारे भारतवासी एक साथ एकजुट होकर अंग्रेज़ों का विरोध करें तो हम जरूर इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। पहले ऐसा लगता था कि कलकत्ता जो उस समय भारत की राजधानी थी, वहाँ पर अंग्रेज़ों का दबदबा ज़्यादा था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। लेकिन आज के दिन के बाद लेखक यह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि हम यहाँ पर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ का समापन हुआ। मैं आशा करता हूँ कि सारे अनुच्छेद समझ में आए होंगे। जिनको कुछ भी दुविधा हो वह मुझसे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद। सबका दिन शुभ हो।